बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट 2 पे है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा पे बात करेंगे कि बायोस्टैट में जब हम डेटा की ऑर्गेनाइजेशन और डेटा को डिस्प्ले कैसे किया जा सकता है। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम फैकल्टी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ्स पे बात करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं या डेटा किस किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट होता है, तो उस पर हम बात करेंगे। देखें, हमारे पास जब डेटा आता है तो वो बहुत मिक्स्ड होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है कि अगर तो हम उनको जमा ना करें, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ना लेकर आ जाए, तो वो हमारे पास मीनिंग नहीं देता या वो एनालिसिस के हिसाब से ठीक नहीं होती। और आपने पढ़ा भी था कि बायोस्टैट बुनियादी तौर पे कलेक्शन ऑफ डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, समराइजेशन ऑफ डेटा है, एनालिसिस ऑफ डेटा है और इंटरप्रिटेशन है। तो हमने कलेक्शन, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जब हम जमा करते हैं, तो वो तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद ही हम उसको समराइज कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास डेटा बुनियादी तौर पे दो मेन मेथड हैं बायोस्टैट में। एक टेबल्स के ज़रिए डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लोगों को दिखाते हैं, और एक ग्राफ्स के ज़रिए। टेबल के ज़रिए हमारे पास मेनली जो अप्रोच यूज़ होता है उसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग डेटा, जिसको हम इंडिविजुअल डेटा कहते हैं, या फिर हम ग्रुप डेटा, जिसमें हम बहुत सारा डेटा उसको ग्रुप्स बना लेते हैं उसके, और उसमें हम उसको शो करते हैं। ग्रुप डेटा में हमारे पास, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो हम ऑर्डिनल डेटा हम डील कर रहे होते हैं, तो उसको किसी ऑर्डर में डाल दिया या रैंक्स में डाल दिया, तो वो ग्रुप डेटा बना रहा होता है। दूसरा तरीका है हमारे पास ग्राफ का। अभी कोविड की सीज़न के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि हर डीएचक्यू या हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डीएचओ ने डेली बेसिस पे कोविड केसेस का डेटा सबमिट किया था हेल्थ डिपार्टमेंट, जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ चार्ट्स और ग्राफ्स बनाए थे कि हमारे पास न्यू एडमिशन कितने हुए, टोटल एडमिशन कितने थे, फिर मोर्टेलिटीज़ क्या थी, मॉर्बिडिटीज़ क्या थी, क्रिटिकल पेशेंट और ऑक्सीजन पे और स्टेबल पेशेंट, हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी बना के उसको ग्राफ या उसमें ग्राफ्स में या टेबल्स में दिखाया गया था। ये बुनियादी तौर पे बायोस्टैट का वही एक स्टेप उन्होंने फॉलो किया था कि उस डेटा को उन्होंने मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किया था कि कोई भी अगर इसको देखे तो वो आसानी से समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। बायोस्टैट में भी हमारे पास, जैसे मैंने बताया, दो तरीके हैं, टेबल्स का और ग्राफ का। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और पहले इसको डील कर लेते हैं थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कर लें हम इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में या एक कम्युनिटी में हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो फैमिलीज रहती है वहाँ पे हर फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं। तो जब हमने 30 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट किया उस कम्युनिटी में, हमने कहा कि कम्युनिटी तो 100 घरों पे मुश्तमिल है, तो हम जो है मिनिमम 30 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैम्पल। तो हमने जब 30 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट किया तो उसका ये डेटा आया। अब n इज इक्वल टू 30 का मतलब है सैंपल जो हमारे पास 30 फैमिलीज का। स्मॉल n हम सैंपल के लिए यूज करते हैं और लार्ज n या कैपिटल N जो है वो हम पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास जो फैमिलीज में डेटा आया, आप देखें ये अनऑर्गेनाइज डेटा है। इसमें अगर हम देखें तो एक फैमिली में 2 बच्चे थे, फिर दूसरे में 2 थे, फिर तीसरी फैमिली जब हम देख रहे थे 5 बच्चे थे उसमें, 4th नंबर पे जो फैमिली थी उसमें 3 थे, 5th नंबर पे फैमिली में 0 बच्चे थे, कोई मतलब बच्चा नहीं था। और इस तरीके से आगे जाते हुए ये मिक्स नंबर हमारे पास आए। नाउ अब इस डेटा को अगर हम देखें तो ये तो ना हमें कोई मतलब दे रहा है और ना हम इसको आसान तरीके से बयान कर सकते हैं। तो हम जो है इसका अगर मेन चीज़ें देखें, एक हमारा वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिलीज, ये हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। और सैंपल साइज कितना है, 30 फैमिलीज का। हमारे पास हम इसको जब आसान तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो हम ये चूंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा है इसीलिए हम इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो ये है कि या तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं या डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब ये है कि छोटे नंबर से शुरू होकर जितना नंबर बढ़ता जाता है उसके बाद लिखते जाते हैं, और डिसेंडिंग का मतलब कि इसको अगर आप उल्टा ले लें कि बड़े नंबर से शुरू करें और छोटे की तरफ आएँ और इस तरह इस पे यहाँ से मूव होकर 0 पे ख़त्म कर लें, ये डिसेंडिंग कहलाता है। सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा आता है। फिर अब इसमें हम रेंज मालूम करते हैं कि रेंज क्या है इसका, और इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। तो आपको हम इस फ्रीक्वेंसी टेबल में दिखा सकते हैं कि हमारे पास x जो है, सपोज कर लें x हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि कितने बच्चे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब फिर कितनी फैमिलीज ऐसी थी जिसमें उतने बच्चे थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है कि कोई बच्चा कितने फैमिलीज में नहीं था, तो वो ऐसी कितनी फैमिलीज थी जिनमें कोई बच्चा नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 फैमिलीज थी। तो अगर इस डेटा में देखें तो देखें 0 और 0 ये 2 हैं। फिर हम देख लेते हैं कि कितनी ऐसी फैमिलीज थी जिसमें एक बच्चा था, तो देखें बच्चों की तादाद जो 1 हुआ रिपीट हुआ है वो 3 बार रिपीट हुआ है। सो जितनी बार उसकी रिपीटिशन होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारे पास एक बच्चा जो है वो 3 फैमिलीज में था, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो हमारे पास 3 फैमिली में एक बच्चा था, फिर 5 फैमिलीज में हमारे पास 2 बच्चे थे। अब देखें 1 2 3 4 और 5। सो हमारे पास 5 फैमिलीज में 2 बच्चे थे, फिर 5 फैमिलीज में 3 बच्चे थे, 6 फैमिलीज में 4 बच्चे थे, 4 फैमिलीज में 5 बच्चे थे, और इस तरह हमने ये एक सिंपल टेबल बना लिया जिसमें हमने वो अपना असेंडिंग ऑर्डर का डेटा अरेंज कर दिया। और अब आप देखें कि ये डेटा कितना सिंपल हो गया है। ये इतनी लंबी लाइन को देखें तो हमारे पास जब हमने इसको टेबल में लिखा तो शॉर्ट हो गया और हमें समझ आ रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फ्रीक्वेंसी टेबल को समझना पड़ेगा। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a table that includes a set of data values, whether it is individual or grouped, and display the number of measurements such as frequency in each class। कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम डेटा, चाहे वो ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल डेटा हो, उसको हम डिस्प्ले करते हैं, और जो हमारे पास उसकी क्या फ्रीक्वेंसी आ रही होती है या कितनी बार रिपीटेड होता है वो हम हर ग्रुप के सामने शो कर रहे होते हैं। इन ईच क्लास का मतलब कि हर कैटेगरी या हर ग्रुप में वो हम शो कर रहे होते हैं। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन और प्रेजेंटेशन का एक मीनिंगफुल तरीका है हमारे पास। इसमें ये याद रखें कि ईच इंडिविजुअल वैल्यू इन केस ऑफ स्मॉलर रेंज एंड ईच क्लास इंटरवल इन केस ऑफ लार्ज रेंज इज रिफर्ड एज क्लास। कि जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं क्लासेस में, कि हमारे पास ऐसी फैमिली जिसमें 1 से लेकर 3 बच्चे थे, तो वो हम उसकी एक क्लास बना लें। उन फैमिलीज़ को सबको जमा करके, उनके नंबर ऑफ किड्स को हम जमा करके एक क्लास बना लें कि जिन फैमिलीज़ में या तो कोई बच्चा नहीं था या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे थे, तो उनकी एक क्लास बना ली। फिर हम कहते हैं कि 4 से लेकर 6 बच्चे जिन फैमिलीज में थे उनकी दूसरी क्लास बना ली। सो ये हमारे पास अलग अलग क्लासेस बनाती हैं और उनकी फिर हम अलग वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करके उधर लिखते हैं। द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ कंटेन इन अ स्पेसिफिक क्लास इज़ फ्रीक्वेंसी। के मतलब जैसे मैंने अभी इस टेबल में दिखाया कि कितनी फैमिलीज़ में हमारे पास एक बच्चा है, कितनी में हमारे पास 2 बच्चे हैं। सो ये जो नंबर है एक बच्चे का या 2 बच्चों का, ये जितनी बार जितनी फैमिलीज में रिपीट हुआ है तो उसको, उस रिपीटिशन को हम जो है वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो अगर इस टेबल को हम इंटरप्रेट करें, जैसे ये हमने ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले कर दिया, अगर इसको हम इंटरप्रेट करें तो हम कह सकते हैं कि 5 आउट ऑफ 30 फैमिलीज हैज हैड 2 चिल्ड्रन। टोटल फैमिलीज हमारे पास 30 थी, 30 थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 फैमिलीज, जो 30 में से 5 फैमिलीज ऐसी थी जिनमें 2 बच्चे थे। या फिर अगर हम कोई दूसरा देखें तो हम ये कह सकते हैं 4 आउट ऑफ 30 फैमिलीज हैड 5 चिल्ड्रन। कि हमारे पास 30 में से 4 ऐसी फैमिलीज थी जिनमें 5 बच्चे थे हर फैमिली में।
सो अब देखिए इनकी इंटरप्रिटेशन कितनी आसान हो गई हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रीक्वेंसी टेबल में जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो आप लोग समझ गए कि एक डेटा कितनी बार रिपीट होता है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव परसेंटेज टू टोटल केसेस ऑफ एनी क्लास इंटरवल। हमारे पास जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 30 थी, तो 30 ऑब्जर्वेशन से जब हम हर इंडिविजुअल क्लास की परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके उसका परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ केसेस इन ईच क्लास इंटरवल बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। कि हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हो डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी हो और मल्टीप्लाई बाय 100 हो। अब ये देखिए इसकी ये मिसाल है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 6, 4, 2, 2, 1। हर क्लास का मतलब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बेस पे जो हमने क्लासेस बनाई हैं कि किस फैमिली में 6 बच्चे हों, किस में 4 हों, तो उनकी एक क्लास बनेगी, एक ग्रुप बनेगा। सो हम देख लेते हैं कि वो फैमिलीज जिनमें कोई बच्चा नहीं था उनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो हमने इधर 2 लिख लिया। फिर टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब यह है कि हमने टोटल कितने फैमिलीज का डेटा लिया, तो वो हमारे पास 30 है, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 30 है। तो हमने 2 डिवाइडेड बाय 30 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.067। अब इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो हमारे पास आया 6.7%। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई ना भी करें तो इसको भी कह सकते हैं, और अगर परसेंटेज निकालें तो हमारे पास 6.7 बन जाता। सो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100 6.7% फैमिलीज ऐसी थी जिनमें कोई बच्चा नहीं था। एक दूसरी मिसाल देख लेते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल दूसरी जो क्लास थी जिसमें एक बच्चा था, तो उनकी फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 थी, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है। सो हम जब 3 को 30 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.100 आ गया। इसको जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10% आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10% ऐसी फैमिलीज थी जिनमें एक बच्चा था। सो इसी तरीके से ये बाकी भी पूरा टेबल इसी तरह बना है और इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है निकली हुई है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है उसको जब आप टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करते हो तो उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह होगी कि 16.7% ऑफ द फैमिलीज हैड 2 चिल्ड्रन। 16.7 फैमिलीज ऐसी थी जिनमें 2 बच्चे थे। या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 3.3% फैमिलीज ऐसी थी जिनमें 8 बच्चे थे। ठीक है। सो इस तरीके से हम परसेंटेज की जब बात करते हैं और डेटा को परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी के हवाले से जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखें इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन की बात नहीं है। इट गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग अ मेजरमेंट लेस देन और इक्वल टू द अपर बाउंड्री ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, कि ये हमें ये बताती है कि भाई ये एक आइटम या एक हमारे पास डेटा है, ये या ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के बराबर या उससे कम। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू मतलब उससे ज्यादा की हम बात नहीं करते। तो इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है वो और इससे कम जो पहले गुजरी हुई फ्रीक्वेंसीज है उनको कंबाइन करके जब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम्युलेटिव का मतलब यह है कि उस फ्रीक्वेंसी को जिस पे हम बात करते हैं और इससे पहले गुजरी हुई या कम फ्रीक्वेंसीज जो होती है उन सब को जब हम जमा करते हैं तो उसको कम्युलेटिव कहते हैं। और चूंकि हम उसको टोटल के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो इसीलिए इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो ये कैसे कैलकुलेट होता है कि पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए यहां तक तो सबको समझ आ गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले तक, ठीक है। तो इसमें हमने वहां 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो परसेंटेज में आया था। यहां हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो जो हमारे पास नंबर आया है उसी पे हमने छोड़ दिया। ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। नाउ व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? अगर आप देखें इस 2 को, आप देखें, ठीक है। सो 2 हमारे पास जो है वो क्या है, वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। इससे कम तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है ना इस टेबल में। जब इससे कम कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इससे कोई कम नहीं है। तो देखें हमने ये इधर 2 को 2 ही लिख दिया। ये हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सही है। इसको हम कम्युलेटिव कहते हैं। अभी इसके साथ हमने रिलेटिव का वर्ड नहीं डाला। इसमें हमने क्या किया, 2/30 किया, चूंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसकी 2 ही आ रही है, तो 2/30 करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 6.7। ये तो चूंकि इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं निकली तो इसलिए सेम ही आ रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप इंपॉर्टेंट ये है, देखें अब जब हम आते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की तरफ, तो नेक्स्ट हमारे पास है 3, लेकिन 3 से पहले हमारे पास 2 गुजर चुका है, 2 अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को और इस 3 को प्लस करके हम इधर जब लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये हमारे पास दोनों मिल के 5 बना लेते हैं। और इसको, इस 5 को जब हम टोटल ऑब्जर्वेशन से रिलेट करते हैं तो 5 को 30 पे डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास क्या आया, 16.7। सो इसी तरीके से जब हम सारे करते हैं, देखिए ये 100% से कभी नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में निकालें तो ये हमें आखिरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100% पे दिखाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ 30 दिखा रहा है और वो प्लस होती जाती है। देखिए अब देखें इस 5 के बाद अगर हम यहाँ पे आए और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को देखें तो वो 5 है यहाँ पे, ठीक है, जो 3rd नंबर पे आ रही है फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस 5 से पहले हमारे पास ये 3 और ये 2 भी गुजर चुका है। तो हम क्या करते हैं, इस 5 के साथ इस 3 और इस 2 को भी प्लस कर लेते हो, तो सामने आके देख लें 5 + 3 + 2 करके हमारे पास ये क्या बन गया, 10 बन गया। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये है कि इन तीनों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन गई 10। 10 को जब हमने 30 पे डिवाइड कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 33.3 आया। अब खैर ये तो कैलकुलेशन से रिलेटेड बात हुई। अब कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर हम इस 5 को इस 3 और 2 के साथ क्यों प्लस कर रहे हैं, आगे वाले के साथ क्यों नहीं प्लस कर रहे? तो जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि लेस देन और इक्वल टू की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास टोटल 10 फैमिलीज या 33.3% फैमिलीज ऐसी थी जिनमें हमारे पास 2 या 2 से कम बच्चे थे। आप देखें 2, 1 और 0, 2 या 2 से कम बच्चे थे। एक इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका यह है कि हमारे पास टोटल 5 फैमिलीज ऐसी थी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2nd नंबर पे देखें कि हमारे पास टोटल 5 फैमिलीज ऐसी थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा था। तो मतलब ये हुआ कि 2 फैमिलीज में तो बिल्कुल बच्चा ही नहीं था और 3 फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा था। तो टोटल ये 2 और 3 मिला के हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक बच्चे वाली फैमिलीज की तादाद 5 थी। इसको देखें, ये जो 21 दिख रहा है आपको, ये कैसे 21 बना? वो ऐसे कि 6 + 5 11 + 5 17 और +3 20 और प्लस नहीं, ये 21 बन रहा है। 6 + 5 11, 5 और 5 10 हो गया, 16 हो गया और 3 19 और 2 21। सो अगर देखें तो ये 21 हो गया। 21/30 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 70। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 70% ऐसी फैमिलीज थी जिनमें 4 या 4 से कम बच्चे थे, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 मैक्सिमम 4 तक बच्चों वाली फैमिलीज की परसेंटेज 70% बन रही थी। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं। ये देखें 10 फैमिलीज हैड 2 और लेस देन 2 चिल्ड्रन। तो आप देखें 10 का ये है, यहाँ पे आपको जो 3rd नंबर पे 10 नजर आ रहा है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। तो हम अगर देखें तो 2 और लेस देन 2। 21 फैमिलीज हैज लेस देन 5 चिल्ड्रन। तो 21 के कॉलम के सामने देखें 5 से तो कम ही बच्चे हैं ना, 4 या 4 से कम है।
तो इसीलिए हम डायरेक्टली कहते हैं 5 से कम बच्चे। फिर हम 25 पे देख लेते हैं, 25 फैमिलीज हैज मोर देन 1 चिल्ड्रन। अगर हम ये करें कि भाई हमारे पास ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें एक से ज्यादा बच्चा हो, तो अब देखिए एक से ज्यादा बच्चे तो हमारे पास इन सब में है ना। तो अगर इसमें हम देखें तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास 25 फैमिलीज में एक से ज्यादा बच्चा था। तो ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम उस फ्रीक्वेंसी से उससे पहले गुजरी हुई फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं और साथ जब उसको हम 100 पे डिवाइड करके, टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अब चलें ये दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कर लें वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर एज ऑफ द पेशेंट विद हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इन अ क्लिनिक। एक क्लिनिक में दिल के मरीज आते हैं और उनकी एज की हमने इसी तरीके से एक टेबल बनानी है। अब हमने 30 पेशेंट्स का डेटा लिया जो कि इमरजेंसी रूम में गए थे फॉर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये उनकी एज है 42, 38, 51, 53, 40, 68, इस तरह ये 30 पेशेंट्स का डेटा हमारे पास आ गया एज का उनका। अब हमने इसमें से मालूम भी कर लिया कि सैंपल साइज क्या है, टोटल कितना है, 30 है, और हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एज ऑफ द पेशेंट विद हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो छोटे से छोटी उम्र वाले मरीज से हमने स्टार्ट किया, 32, फिर 36, 38, 40, 40, 42, 43। जितनी बार वो रिपीट हुआ है वो हम उतनी बार लिखते हैं क्योंकि ये हमें फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है। दूसरा स्टेप, अब चूंकि इसमें ये डेटा काफी ज्यादा लग रहा है तो इसमें और हर उसमें हमारे पास एज बहुत डिफरेंट आ रही है। सो अब हम इसको एक क्लास में या ग्रुप में या रैंक्स में हम इसको ऑर्डिनल डेटा बनाएंगे, ऑर्डर के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि इसकी रेंज मालूम कर लें, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। और रेंज बहुत ही आसान मालूम होती है कि जब आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो आपके पास छोटे से छोटा नंबर जो फर्स्ट पे होता है वो होता है और बड़े से बड़ा नंबर जो सबसे लास्ट पे लिखा जाता है वो होता है। तो हम इसका जब रेंज निकालते हैं हमें पता चला रेंज ऐसे निकलता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब सबसे बड़ा नंबर उससे हम जब सबसे छोटा नंबर उस डेटा का माइनस कर लें जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें सबसे बड़ा नंबर 71 है और सबसे छोटा 32 है, तो 71 से हमने 32 को माइनस कर लिया, हमारे पास रेंज क्या आया 39। तीसरा स्टेप यह है कि अब हमने नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है क्योंकि डेटा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बड़ा डेटा है, तो इसीलिए हम अब इसको ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करेंगे। सो आम तौर पे हमारे पास जो है हम जनरली हम 5 से 15 क्लासेस में डेटा को डिवाइड करते हैं। कोई रैंडम 8 क्लासेस बना लेता है, कोई 7 बना लेता है, कोई 10 बना लेता है, कोई 12 बना लेता है, डिपेंड करता है आसानी उसके आसान हैंडलिंग के लिए जितना वो कर सकता है। तो हम 5 से 15 के दरमियान आमतौर पे कोई भी एक नंबर लेके उसका हम उतनी तादाद में क्लासेस बनाते हैं। तो अब हम क्लासेस जब बनाते हैं तो क्लास वेड्थ हमें मालूम करनी है। क्लास वेड्थ का मतलब कि हमने कितने से लेकर कितने के दरमियान एज के दरमियान लोग एक क्लास में लेने हैं। मुझे अगर इस डेटा को 8 क्लासेस में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल जो है मरीज क्या है, हमारे पास टोटल मरीज 30 है। अब उम्र के हवाले से अगर इनको हमने 8 क्लासेस में डिवाइड करना है तो हमारे पास एक क्लास में कितने मरीज आएंगे ताकि वो इक्वल आए ना, तो इसको हम कहते हैं क्लास वेड्थ, कि हमने इक्वल क्लास डिवीजन के लिए क्लास की वेड्थ या चौड़ाई मालूम करनी होती है। सो हम क्या करते हैं कि रेंज को हम जो है नंबर ऑफ क्लासेस जो हम मालूम करना चाहते हैं उस पर डिवाइड कर लेते हैं। तो चूंकि हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था कि रेंज 39 थी और हम जो है 8 क्लासेस में, सपोज कर लें हम 8 क्लासेस में डिवाइड करना चाहते हैं, तो 39 को जब हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4.8। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करना होगा।
हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा नंबर आए तो वो हम नंबर राउंड ऑफ करके बड़ा नंबर उससे नेक्स्ट जो आता है वो ले लेते हैं, और अगर 5 या 5 से कम होगा पॉइंट के बाद जो नंबर होता है तो फिर हम जो राउंड ऑफ करते हुए नंबर लेते हैं वो जो नेक्स्ट छोटा नंबर होगा वो। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है 4.8, तो इसके बाद अगर ये बढ़ेगा 4.9 और 5 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमें ये डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम इसको, चूंकि ये पॉइंट के बाद 8 आ रहा है जो कि 5 या 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके हमने उसको 5 ले लिया। अगर ये हमारे पास होता 4.3 तो फिर हम क्या करते, हम ये 0.3 ख़त्म करके डायरेक्टली 4 ले लेते, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके एक होल नंबर लेना है। ठीक है, सो अब हम जो है 5 लोगों को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। अब आप देखें ये हमारे पास क्लास विड्थ होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्लासेस हो गई। अब चूंकि हमारे पास क्लास विड्थ कैसे बनी है कि हमने 5 मरीजों को या 5 ईयर्स के डिफरेंस पे हमने लोगों को एक क्लास में रखना है 5। अब चूंकि हमारे पास डेटा एज के हिसाब से है ना, तो हम एज यानी नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से क्लास विड्थ डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डेटा मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एज है। सो हम एज के हिसाब से इनकी क्लास विड्थ बनाएंगे और उसमें हम 5 साल के डिफरेंट के अंदर अंदर यानी 5 साल की डिफरेंस के अंदर अंदर जिनकी एज है तो वो हम एक क्लास में करेंगे। अगर किसी की उम्र 5 साल डिफरेंट है उस ग्रुप से तो वो हम दूसरे क्लास में रखेंगे। जैसे अब अगर यहाँ देखें सबसे छोटा एज लिमिट जो स्टार्ट हुआ है हमारे पास 32 है, तो अब आप काउंट करें 32 वाला भी इसमें आएगा, 33 वाला भी आएगा, 34 वाला भी आएगा, 35 वाला भी आएगा और 36 वाला भी आएगा। सो ये देखिए 5 साल की एज गैप पे हमने एक क्लास बना ली। सो ऐसे मरीज जिनकी एज 32 साल से शुरू होकर 36 साल पे ख़त्म हो रही हो इस डेटा में, तो वो हमारे पास टोटल मरीज जो है वो क्या है, 2 हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। अब ये 32 से शुरू हुआ 36 वाला भी हम चूंकि इस फर्स्ट क्लास में ऐड कर रहे हैं तो 36 वाला हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब 37 से स्टार्ट करके 41 पे रोकेंगे, क्योंकि सेकेंड क्लास में हमारे पास जिनकी एज 37 है, 38 है, 39 है, 40 है और 41, तो ये 5 साल का गैप हो गया। तो जिनकी एज 37 से लेकर 41 ईयर तक की होगी तो हम इसमें काउंट करेंगे, तो वो टोटल हमारे पास 3 मरीज हैं। इसी तरीके से 42 से लेकर 46 वालों की 3 है, फिर 47 से 51 वालों की तादाद 3 है, फिर 52 ईयर्स से लेकर 56 ईयर्स वालों की तादाद 8 है। तो इसी तरीके से हमने क्लास विड्थ एज के हिसाब से बना के उनकी फ्रीक्वेंसी उसमें लिख ली। अब देखें ये हमारे पास जो है क्लासेस भी बन गई, इनकी फ्रीक्वेंसीज भी हमने लिखी। अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें तो हमें पता है कि हमारे पास सैंपल साइज कितना है, 30 है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो रिलेटिव यानी टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं 2/30, 3/30, 3/30 इस तरह। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, कम्युलेटिव मैंने जैसे बताया जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही होगी। ठीक है, सो 2 की तो 2 ही है। अब नेक्स्ट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 है, लेकिन इस 3 के साथ हम उससे पहले गुजरी हुई जो 2 की फ्रीक्वेंसी है वो प्लस करेंगे, तो 3 + 2 = 5। फिर जब इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, कम्युलेटिव रिलेटिव बनाएंगे, 5/30 होगा, तो वो हमारे पास ये बन जाएगा। 3 में अगर हम देखें तो थर्ड की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, लेकिन उससे पहले हम उसके साथ 3 और 2 को प्लस करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 8 बन जाएगी। सो 8/30 मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें, तो ये इस तरह आपके पास एक टेबल बनाएगा जिसमें हमारे पास क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं। सिर्फ यह है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जो जिस फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, जैसे इस 11 का है, तो देखें ये जो 3 है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 क्यों है,
क्योंकि इस 3 के साथ हमने ये 3 भी प्लस किया, ये भी किया तो ये 9 बन गया, और ये 2 भी किया तो हमारे पास 11 बन गया। तो देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 बन गई। जब उसको हम रिलेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जितने भी टोटल केसेस हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन है, वो है 30। तो 30 पे उसको डिवाइड करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अच्छा, जस्ट एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज का क्या है, अब आपको ये भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लें। जैसे हमने एज जो सालों में हमने जो एज ली थी उसको हम क्लास लिमिट कहते थे कि भाई अगर 32 से लेकर 36 तक मैंने इसमें शामिल करना है, जिनकी वो मरीज जिनकी एज इसके दरमियान आ रही है, तो ये मेरी क्लास लिमिट है। मैं 37 वाले को 36 वाले के उसमें ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर, तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा अगर किसी मरीज की एज मेरे पास 36.5 आई तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, या 36.3 आई तो मैं क्या करूंगा, या 36.7 आई तो मैं क्या करूंगा। सो उसके लिए जो राउंड ऑफ वाला है वो हम अप्लाई करते हैं कि फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लोअर बाउंड्री है, जैसे फर्स्ट क्लास में आप देखें 32 और 36 की, तो 32 से जो लोअर बाउंड्री है, मतलब कम से कम जो साइड है उससे में से हम 0.5 माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जब 32 से हम 0.5 माइनस करेंगे ये बन जाएगा 31.5, और जो अपर बाउंड्री है यानी 36 जो है इसके साथ हम 0.5 प्लस कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 36.5। तो आप सपोज कर लें कि वो मरीज जिनकी एज 36.3 थी, तो वो 36 से तो ज्यादा आ रही थी लेकिन 36.5 से कम है। बाउंड्री में हमने 0.5, चले हम थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन तो देते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब में कहते हैं कि भाई 18 से लेकर 35 साल की उम्र वाले एलिजिबल है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर स्पेशल कंसिडरेशन के बेस पे कहते हैं कि वो लोग जिनकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जिनके पास मास्टर डिग्री है, या फिर जो है वो डिसेबल्ड है, या किसी स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किसी खास कल्चर से या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने 2-3 साल 5 साल तक रिलैक्सेशन रखी होती है। सो ये वही रिलैक्सेशन है जो हम कहते हैं कि चले हमारे पास कोई मरीज ऐसा है जिसकी उम्र 32 इयर्स नहीं है लेकिन वो 31.5 या 31.7 31.8 बन रही है, तो उसको हम फर्स्ट वाले क्लास में ऐड करेंगे। फिर हम कहते हैं कि एक ऐसा मरीज भी है जिसकी उम्र हमारे पास 36.7 है या 36.4 है, तो अब 36.4 को ना तो हम यहाँ 36 में ऐड कर सकते हैं ना 37 में, फिर उसका क्या होगा। सो उसको हल करने के लिए हम कहते हैं कि चलो खैर है, हम 5 मंथ्स का या 6 मंथ का और भी गैप दे देते हैं कि चलें 36.5 तक जिसकी एज होगी वो हम इस क्लास में ऐड करेंगे, और अगर तो 36.5 से ज़्यादा जिसकी एज होगी तो वो हम 37 वाले में ऐड करेंगे। तो ये हम क्लास बाउंड्रीज उसको कहते हैं कि हम स्ट्रिक्ट कर लें, ठीक है। सो क्लास बाउंड्रीज आर यूज्ड टू सेपरेट द क्लासेस सो दैट देयर इज नो गैप इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखें तो इसमें अब गैप नहीं है। आप देखें ये 31.5 से शुरू हुआ ये क्लास और 36.5 पे ख़त्म हुआ। अब दूसरी क्लास जो 37 से लेकर 41 तक था, चूंकि हमने 37 से 0.5 माइनस किया तो ये 36.5 हो गया, और जो हमने 41 था उसके साथ 0.5 प्लस किया तो वो 41.5। सो इन देखें वो जहाँ से पे ये क्लास ख़त्म होती है उसी से नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है। तो अगर तो हमारे पास कोई ऐसा एज है किसी का जो दोनों में से अगर हम होल नंबर लें और होल नंबर में किसी पे फॉल नहीं कर रहा है, किसी की उम्र 42.6 है, तो हम उसको कैसे डील करते हैं, हम इस पे फिर क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। और इसका फिक्स्ड रूल यही है कि आप छोटे वाले साइड से जो क्लास बाउंड्री का छोटे वाला नंबर होता है उससे आप 0.5 माइनस करो और जो बड़े वाला होता है उसके साथ 0.5 प्लस करो। सो ये गैप ही खत्म हो गया, कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। इसीलिए याद रखें कि क्लास बाउंड्रीज हमारे पास कंटिन्यूस डेटा को डील करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा में डेसिमल होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो वो मिस हो सकता है अगर हम होल नंबर यूज करेंगे। सो इसीलिए कंटिन्यूस डेटा को यूज करने के लिए फिर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ये एक तीसरी मिसाल है कि रिस्पॉन्स ऑफ 100 स्टूडेंट टू द क्वेश्चन व्हाट वाज योर मोस्ट बोरिंग कोर्स इन सेमेस्टर 1 ऑफ ईयर 1।
एक बच्चों से पूछा गया कि आपकी पढ़ाई के पहले सेमेस्टर में, पहले साल में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था। तो उन्होंने 25 स्टूडेंट ने कहा कि बेसिक साइंसेज हैं, 14 ने कहा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, 31 ने कहा FON है, फिर 21 ने कहा इंग्लिश है और 9 ने कहा कि मैथ्स हमारे लिए बहुत बोरिंग था। अब जब हम ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो देखें ये सब्जेक्ट या कोर्सेज के नाम है, उसके सामने हमने उनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। चूंकि ये कोर्सेज के नाम है, इसकी तो कोई बाउंड्री या कोई क्लास बन ही नहीं सकती, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट फील्ड है, अलग अलग फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं, तो इसीलिए चूंकि एंटिटी ही अलग है, इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, तो हमने इनको अलग अलग लिखा है और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी है कि 25 बच्चों ने कहा कि बेसिक साइंसेज बहुत बोरिंग है, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने 100 पे ले ली, चूंकि ये टोटल हमारे पास देखें 100 बना रहा है। सो इन सब को प्लस करके 100 बनता है। सो आउट ऑफ 100 25% बच्चों ने कहा कि बेसिक साइंसेज बहुत बोरिंग थे। इसी तरीके से आउट ऑफ 100 21% बच्चों ने ये कहा कि इंग्लिश जो है वो बहुत बोरिंग है। तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। ठीक है,